नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन अब नॉर्मली दिस मंथ। ये बोल रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो अब नॉर्मल तरीके से असामान्य रूप से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन दिनों कितना आपको पता ही ना, बहुत महंगा चल रहा है, टमाटर सोने के भाव बिक रहे हैं ना, वही है। तो अब देखिएगा, अब आप बताएं यह बात किसकी हो रही है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हो रही है या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्राइस की हो रही है। मतलब इस महीने क्या बढ़ा है, फ्रूट्स वेजिटेबल या फ्रूट्स वेजिटेबल की प्राइस या कॉस्ट क्या बढ़ा है, कॉस्ट बढ़ा है। समझ में आया? तो इसने बोला है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और कॉस्ट आपका कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट पकड़ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था प्रीवियस क्लासेस में, मैं दोबारा समझा देती हूँ। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था, अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आता है, जैसे टू, ऑन, ऑफ, कोई भी, तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आए या प्रोनाउन आए, जो भी आए, नाउन आ या प्रोनाउन आ, इस प्रेपोजिशन का खुद का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब प्रेपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन वगैरह आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, जिसे ग्रामेटिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इन शॉर्ट में ये कह सकती हूं कि जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं इनके बाद डायरेक्टली हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। वो एक तो नाउन के फॉर्म में आता है या फिर वो प्रोनाउन के फॉर्म में आता है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में आपका जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, ऑफ। तो प्रेपोजिशन के बाद ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में नाउन है, मतलब इन शॉर्ट ये मेरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा कि जो आने वाली वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, तो बचा क्या, द कॉज, यही मेरा मेन क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना। कॉस्ट सिंगुलर इसलिए हैव की जगह मैं क्या लगाऊंगी, हैज लगाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन माय फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। भाई नोट डाउन कर लो मेरा नंबर, वैसे मेरा नंबर यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, कोई दिक्कत आए तो, लेकिन तब भी नोट डाउन कर लीजिए। अब ये बोल रहा है नोट डाउन माय फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। अब देखो समझना, ये बोल रहा है कि मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, तो नोट डाउन माय फोन नंबर, ये तो ठीक है। इन केस यू आपका जो सब्जेक्ट है ये कैसा होता है, प्लूरल, बहुवचन होता है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, बहुवचन होगी। लेकिन इसने कैसी दे रखी है, एक वचन, सिंगुलर, तो इसको सिंगुलर से हटाकर बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नीड्स की जगह नीड लिखना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट डाउन माय फोन नंबर इन केस यू नीड टू रिंग मी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अनियन हैज showed me to rupees 85 to 90 per kg in many parts of the country। अब समझिएगा, यहाँ पे बात हो रही है कांदा के प्राइस की। भाई जयपुर में हम लोग अनियन को कांदा बोलते हैं और प्याज भी बोलते हैं। कांदा बोलने में अलग ही मजा आता है, आपके यहाँ पे मे भी कुछ अलग अलग नामों से जानते होंगे, तो कांदा ले लो भाई, कांदा। तो कांदे की प्राइस है, प्राइस नहीं, प्राइजेस नहीं, प्राइस होता है कांदे की कीमत। कांदे की कीमत है, थोड़ी कांदे की कीमत होती है और कीमत होता है प्राइस, द प्राइस ऑफ। तो सीधा सीधा इसमें एरर निकल रहा है, इस प्राइजेस की जगह हमें लिखना पड़ेगा द प्राइस ऑफ अनियंस। आपको मैंने बताया था ना, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, बहुवचन, लेकिन आने वाली वर्ब कैसी होगी, एक वचन। तो यहाँ पे आपका ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, प्राइस ऑफ, इस तरीके से भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे सेंस हो तो आने वाला नाउन बहुवचन और आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में जो एरर थी वो प्राइजेज नहीं, प्राइस होगा, क्योंकि प्राइजेज नहीं होता, प्राइस होता है कीमत, कांदे की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, I am sure that neither Julie nor Jasmine are responsible for breaking the vase।
मैं श्योर हूं, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जूली और जासी में से किसी ने भी इस वास को नहीं तोड़ा है। वास मतलब गमला, समझ में आया? इस गमले को किसी ने भी, मतलब इस गमले को नहीं तोड़ा। ये बंदे जास्मिन और जूली बिल्कुल निर्दोष है, मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर हूं। अब समझिएगा, आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ एम आता है, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था जैसे हमारे यहाँ पे कपल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है ना, ऐसे हमारी ग्रामर में भी शादी हो चुकी है। तो पहली शादी जोड़े का नाम बताएंगे। पहली शादी का जोड़ा है नीदर या नाइदर। नाइदर की शादी हुई है बेटा नॉर से। एक दूसरे दूल्हे राजा है ईदर या आइदर, और इसकी शादी हुई है बेटा और से। तीसरे दूल्हे जोड़ी का नाम है, दूल्हे राजा है नॉट ओनली, और इनकी शादी हुई है बटल से। और यहाँ इंग्लिश ग्रामर में तलाक नहीं चलता है, ठीक है। तो पहले अपन जोड़ी देख लेते हैं कि नीदर के साथ उनकी वाइफ नॉर बैठी है, कोई और वाइफ तो नहीं बैठी, तो बिल्कुल सही है, जोड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यह देखिएगा, नीदर एंड नॉर के बाद यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीदर एंड नॉर जब आता है या ईदर और आता है या नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, तो नीदर के बाद सब्जेक्ट वर्ब, नॉर के बाद सब्जेक्ट टू, ईदर के बाद सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद भी एक सब्जेक्ट आता है, इसके बाद भी सब्जेक्ट, इसके बाद भी सब्जेक्ट। तो जब ये केस आता है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ध्यान रखना, जो भी नियरेस्ट आपकी वर्ब होती है, जो भी आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग, मतलब वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मुझे सब्जेक्ट नंबर 1 से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे केवल फर्क पड़ता है इस सब्जेक्ट नंबर 2 से। अगर ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो एक वचन सिंगुलर वर्ब लगाना। अगर ये बहुवचन प्लूरल है तो आने वाली वर्ब आप बहुवचन प्लूरल लगाना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखिएगा, ये रहा आपका नीदर, ये रहा आपका नॉर। इसके बाद अब आप सब्जेक्ट देखिएगा, ये रहा भाई मेरा पहला सब्जेक्ट जूली जूली, और ये रही मेरी जास्मिन जास्मिन। तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी। जास्मिन एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो अब अपन को एरर क्या निकालनी पड़ेगी? जास्मिन के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब आर नहीं इज होगी। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। I am sure that neither Julie nor Jasmine is responsible for breaking the vase. Next, अगला, CO2 and other greenhouse gases is essential in the atmosphere। ये बोल रहा है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की अतिरिक्त, इनके अलावा जो बाकी की ग्रीन हाउसेस गैसेज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है, अनिवार्य है, जरूरी है हमारे इस वातावरण, एनवायरमेंट, इस एटमॉस्फेयर के लिए। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन सी गैस? एक तो CO2 सब्जेक्ट नंबर 1, और प्लस बाकी के अदर जो गैसेस हैं, या सब्जेक्ट नंबर, जिसे बोलते हैं राम और श्याम, कितने लोगों की बात हो रही है? 2। ऐसे यहाँ पे कितनी गैसेस की बात हो रही है? 2 से ज्यादा की बात ही हो रही है, क्योंकि तो CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी के अदर ग्रीन गैसेस होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है? बहुवचन प्लूरल है। तो आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी? बहुवचन प्लूरल। तो यहाँ आ रहेगा क्योंकि गैसेस बहुत सारी हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल। भैया ट्रेवल करने के बहुत सारे मोड्स हैं टू गो टू आगरा, मतलब आगरा जाने के लिए, वहां के आगरा पहुंचने के लिए, ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। बट आई प्रेफर, बट मैं प्रेफर करूंगी क्या? रोड ट्रेवल, मतलब मैं बाय रोड जाना पसंद करूंगी। भाई आगरा जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे मोड्स हैं। मैं बाय एयर जा सकती हूँ, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये मत समझना मैं हवा में लटक के चली जाऊंगी, राइट। बाय एयर का मतलब है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में जा, मैं ट्रेन से जा सकती हूँ, कार से जा सकती हूँ, और चाहो तो आप पैदल चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाने वाले जाते भी हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन मैंने कौन सा बाय रोड जाना पसंद किया, मतलब मैं कार वार से चली गई। बस से चले जाओ आप, नहीं मैंने जहां जाना है आपको वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जब भी सेंटेंस में देयर आए ना, तो देयर के बाद जो आपकी वर्ब आती है वो एक्चुअल में इस वर्ब के बाद बैठे हुए एक्चुअल में जो सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, क्योंकि हम बात मेन इसकी कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। पॉइंट समझ में आया? तो देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। देयर के साथ तो आपकी वर्ब सिंगुलर एक वचन भी आ सकती है, और देयर के साथ प्लूरल बहुवचन भी आ सकता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि एक वचन आएगा बहुवचन? ये वर्ब के जस्ट बाद जो भी बैठा है ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल। अगर ये वाला बैठा हुआ शब्द सिंगुलर हो
तो सिंगुलर वर्ब लगाना। और अगर यहाँ जो व्यक्ति या शब्द बैठा है ये प्लूरल हो तो यहाँ वर्ब प्लूरल लगाना। तो ये रहा आपका देयर, तो देयर के साथ इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक वचन आएगा बहुवचन दोनों चलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा इस वर्ब के बाद बैठे हुए शब्द से। ठीक है, तो देयर इज मैनी मोड्स, मैनी मतलब बहुत सारे, मोड्स मतलब रास्ते हैं, या बहुत सारे रास्ते हैं, तो बहुत सारे मतलब बहुवचन, तो आने वाली वर्ब भी बहुवचन, यहां आएगा आर। समझ में आया? नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। अब देखो ये बोल रहा है रेगुलर एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समझिएगा रेगुलर एक्सरसाइज करना। अब मुझे एक बात बताओ, बात यहाँ एक्सरसाइज की हो रही है या एक्सरसाइज करने की हो रही है? एक्सरसाइज करने की हो रही है। जैसे मैंने बोला खाना खाने की बात हो रही है, या आप खाने की ओनली बात कर रहे हैं? खाना खा, जैसे मैंने कहा जैसे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी आदत है, तो एक्सरसाइज अच्छी आदत है, एक्सरसाइज करना अच्छी आदत है, एक्सरसाइज करना। सेम उसी तरीके से ये बोल रहा है एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो एक्सरसाइज अच्छा है या एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना अच्छा है? डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? टेकिंग, मतलब वो चीज को करना। ठीक है, तो ये आपका अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है, तो यहाँ इस लगाना पड़ेगा, आर तो वैसे भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मतलब ज्यादातर मरीज, हु वर डायग्नोस्ड, जिनका क्या हुआ था? डायग्नोस्ड हुआ था। कब हुआ था? 1996 के पहले हुआ था, बिफोर, पहले। तो ज्यादातर जो पेशेंट थे जिनका डायग्नोस किया गया था 1996 के पहले, जिनको एड्स था, मतलब कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको एड्स था, और उन एड्स के हुए पेशेंट्स का हमने क्या किया था? डायग्नोस किया था। वो सब क्या है? ऑलरेडी मर चुके थे, हैज ऑलरेडी डेड। अब समझिएगा, सबसे पहले यहाँ बात किसकी हो रही है? एक पेशेंट की हो रही है या बहुत सारे पेशेंट्स की हो रही है? ज्यादातर पेशेंट्स की हो रही है। इसके कहने का मतलब है, मान के चलो 1000 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको एड्स था, सपोज करो। ठीक है, इन 1000 में से ज्यादातर मतलब 900 ऐसे स्टूडेंट, ज्यादातर मैंने एक नंबर ले लिया, 800, 850, 900 जो भी ले लो, मैंने 900 ले लिया। ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे थे जिनका 1996 से पहले क्या किया गया था? डायग्नोस्ड किया गया था, और वो क्या कर चुके थे? मर चुके थे। तो अब बात किसकी हो रही है? इनकी ही तो हो रही है ना, 900 लोगों की। मान लो 1000 थे जिनमें से 900 लोग, सभी का तो डायग्नोस नहीं किया गया था, उन्होंने कहा ज्यादातर पेशेंट का जिनका हमने डायग्नोस्ट किया था 1996 से पहले, उनको एड्स था, वो क्या है? मर चुके थे। समझ में आया? तो अब यहाँ पे एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो आप ऐसे समझो, ज्यादातर पेशेंट्स है, तो आने वाली वर्ब ज्यादातर पेशेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। तो मुझे बताओ डायग्नोस किसका किया गया? इन पेशेंट का किया गया, तो भाई एक से ज्यादा थे ये, तो वर आया। मरे कौन थे? यही पेशेंट थे, ज्यादातर पेशेंट मर गए थे, तो इसका मतलब यहाँ हैज क्या कर रहा है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो मैम ये तो बहुवचन है, ठीक है, ये एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट, सीधी सी बात है, एक से ज्यादा ही होगा, राइट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे दो चीज बहुवचन है, एक चीज एक वचन है, तो एरर तो है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। दूसरा, अगर बच्चे यहां तक भी नहीं पहुंच पाए तो एरर है या नहीं ये बताने का तरीका, ये आपका बहुवचन है, ये आपका एक वचन है, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। या तो दोनों तरफ बहुवचन लगाओ या दोनों तरफ एक वचन लगाओ। भाई एक वचन एक बहुवचन क्यों लगा रहे हो? मतलब गड़बड़ तो है, तो आपको अब चेक करना पड़ेगा इसका एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पता लगा, अगर ये एक वचन है तो इसको एक वचन करो, अगर ये बहुवचन है तो इसको बहुवचन करो। आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग। भाई ज्यादातर जो मेंबर्स थे जो मीटिंग में, जैसे मान लो एक मीटिंग में सपोज करो 100 ज्यादा हो गए, 10 लोग बैठे हुए थे। अब 10 लोग में से ज्यादातर मेंबर्स, मान लो 8-9 ने फील किया था, क्या फील किया था? डेट की द ग्रुप अपॉइंटेड टू द इन्वेस्टिगेट, जो हमने ग्रुप अपॉइंट किया था किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई इन्वेस्टिगेट किया गया होगा, इन्वेस्टिगेट द केस, कोई केस चल रहा था, उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो ग्रुप हमने अपॉइंट किया था वर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली, वो कॉम्पिटेंट नहीं था इस जॉब को अच्छे तरीके से करने के लिए, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य क्षमता नहीं थी, वो ये कहना चाह रहा है। समझ में आया? तो अब देखो
ये मीटिंग है, इस मीटिंग में ज्यादातर जो लोग थे जो बैठे हुए थे, इन्होंने फील किया कि इनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था, राइट। ये ग्रुप इन्होंने जो अपॉइंट किया था, ये एक केस के लिए अपॉइंट किया गया था, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इनको ये रियलाइज हुआ कि हमने जो ग्रुप अपॉइंट किया है ना, उनमें ज्यादातर हमें ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप कंपिटेंट नहीं था अपने काम को, अपने जॉब को अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से, परफेक्टली तरीके से करने के लिए। अब मुझे बताओ यहाँ बात किसकी हो रही है? इस ग्रुप की ही तो हो रही है, राइट। अब यहाँ देखना, ये सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो मीटिंग में बैठे हुए थे, इन्होंने फील किया था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आती है, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या फील किया था कि द ग्रुप, जो ग्रुप हमने अपॉइंट किया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए केस को, वर नॉट कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट नहीं था। अब मुझे बताओ कॉम्पिटेंट कौन नहीं था? ये मेंबर्स कॉम्पिटेंट नहीं थे या फिर ग्रुप कॉम्पिटेंट नहीं था अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए? कौन कॉम्पिटेंट नहीं था? ये ग्रुप कॉम्पिटेंट नहीं था। अब मुझे बताओ ग्रुप एक है या एक से ज्यादा? ग्रुप तो एक ही है, क्योंकि एक ही ग्रुप उन्होंने अपॉइंट किया है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो बेटा ये वर्ब आपकी प्लूरल क्या कर रही है? यहाँ पे वर्ब कहां से आया? क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका ग्रुप है, एक ही ग्रुप अपॉइंट किया गया था, तो आने वाली वर्ब भी हमारी एक वचन होनी चाहिए, तो वर्ब की जगह में क्या लगाना पड़ेगा? वॉज। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आना चाहिए। नेक्स्ट, 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child. एक बच्चे के लिए पापा पैया पैदल पैदल चलना, और वो भी कहाँ? 10 किलोमीटर, ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। बच्चे तो क्या, हमारे लिए ही, भाई हमारे लिए ही बहुत बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि आज के टाइम में लाइफस्टाइल हमारी बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि हम लोग इतना पैदल कहाँ चलते हैं, राइट। तो अब देखो 10 किलोमीटर्स, जब यहाँ पे एक कोई सर्टेन नंबर, सर्टेन डिस्टेंस आए और उसे हम एक पूरे तरीके से ग्रुप की तरह, एक होल यूनिटी की तरह से हम कंसीडर करें, तो आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी? सिंगुलर। आप इस 10 की जगह 1000 किलोमीटर भी लिखोगे ना, तो भी सिंगुलर होगी, क्योंकि जब कोई भी डिस्टेंस होती है, कोई भी नंबर होता है, उसे एक ग्रुप या एक यूनिटी या फिर एक ग्रुप की तरह अगर हम इसको मान के चलते हैं, तो आने वाली जो भी वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस होता है। जब भी हम कोई भी होल डिस्टेंस को एक साथ हम यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर करते हैं, तब आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर। पॉइंट समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। तो 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। आई होप क्लियर है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन